हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द सेंजेस। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ आरएनए। इससे पहले हमने डीएनए पढ़ रखा है, यानी सबसे पहले हमने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा, फिर उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, डीएनए से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है सारे कुछ देखे। आज हमें देखना है आरएनए। आरएनए में भी टाइप्स ऑफ आरएनए, मेन हमें 3 टाइप्स के आरएनए देखेंगे, आरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेन फोकस होगा टीआरएनए के स्ट्रक्चर को समझना, क्योंकि वही हमारा फिर ट्रांसलेशन में पूरा टीआरएनए पे ही डिपेंड करेगा। बट स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आरएनए को यानी टाइप्स ऑफ आरएनए में हम 2 टाइप्स के आरएनए पढ़ेंगे सबसे पहले तो। फर्स्ट वन इज जीनोमिक आरएनए एंड सेकंड वन इज नॉन जीनोमिक आरएनए। जीनोमिक आरएनए को ही हम जेनेटिक आरएनए भी बोलते हैं, यानी ऐसा आरएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता हो, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता हो। नॉन जीनोमिक आरएनए में ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते, ये किसी दूसरे प्रोसेसेस में हेल्प कराते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में। वो चीज़ें हम बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं जीनोमिक आरएनए या जेनेटिक आरएनए, यानी वो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। तो आरएनए विच एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल आर नोन एज जीनोमिक आरएनए और जेनेटिक आरएनए। पहले भी मैंने ये बात बताई कि आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट कहीं कहीं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसका एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया गया है। क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके, हमें याद रखने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो भी होंगे एनसीईआरटी में दिए हुए। क्यूबी बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ये वायरस है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता हो। क्यूबी बैक्टीरियोफेज एग्जाम्पल है किसका, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, ये भी एग्जाम्पल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस विच कॉजेज एड्स इन ह्यूमंस, इट ऑल्सो इज एग्जाम्पल ऑफ एसएसआरएनए, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। बट समटाइम्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आर ऑल्सो सीन। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कहाँ देखने को मिलेगा, रियो वायरसेस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का एग्जाम्पल है रियो वायरसेस। तो ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन अब बात करेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए या नॉन जीनोमिक आरएनए। नॉन जीनोमिक आरएनए में हमें 3 टाइप्स के आरएनए पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज मैसेंजर आरएनए, देन टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, एंड लास्ट वन इज आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। सबसे पहले बात करूंगा इनकी कंपोजिशन की, यानी सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है। तो इनका अमाउंट कुछ इसी सीक्वेंस में होगा, सबसे ज़्यादा आरएनए, देन टीआरएनए, देन एमआरएनए। आरआरएनए आउट ऑफ ऑल दीज आरएनए, आरआरएनए का अमाउंट लगभग 80% होता है, टीआरएनए का अमाउंट 10 to 15%, एमआरएनए का अमाउंट 1 to 5%। एग्जाम में हमें इतना वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर नोट्स बनाते टाइम अगर आपको लगे कि ये चीज़ें नोट करनी चाहिए तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं कि आरआरएनए इज 80%, टीआरएनए इज 10 to 15% एंड एमआरएनए इज 1 to 5%। कुछ बेसिक चीज़ें आरएनए के बारे में हमें पहले से पता है, जब मैंने डीएनए और आरएनए की कंपैरेटिव स्टडी कराई थी वहाँ पे मैंने बताया था डीएनए में पाया जाता है क्या, डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में पाया जाता है राइबोस शुगर, यानी उसके सेकंड कार्बन पे क्या होता है, राइबोस पेंटोस शुगर के सेकंड कार्बन पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिस वजह से आरएनए क्या होता है, रिएक्टिव होता है, यानी अनस्टेबल होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस हमने देखा था। नाइट्रोजनस बेसिस में भी हमने कंपेयर किया था डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है। डीएनए में ATGC पाया जाता है, आरएनए में AUGC, यानी इन द प्लेस ऑफ थायमिन यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। थायमिन की जगह आरएनए में क्या मिलता है, हमें यूरासिल देखने को मिलेगा। और क्या देखा था हमने वहाँ पे, फिर ये तो बात हमने करी ली कि यूजुअली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एग्जांपल डबल स्ट्रैंडेड का क्या है, रियो वायरस। अब वापस आएंगे किस पे, नॉन जीनोमिक में। नॉन जीनोमिक में क्या क्या नाम इस बारे में बताया, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। इनका फंक्शन भी कुछ इनके नाम में ही छुपा हुआ है, जब एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे तो वो भी हमें पता चलेगा इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। आरएनए अभी मैंने बताया सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और भी क्वेश्चन आरएनए से क्या पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ दीज आरएनए विच वन इज द मोस्ट स्टेबल। सबसे स्टेबल आरएनए इसमें से होगा हमें राइबोसोमल आरएनए, इट इज़ द मोस्ट स्टेबल आरएनए अमंग दीज 3 आरएनएज। राइबोसोमल आरएनए नाम से समझ में आ रहा है कहाँ प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स में प्रेजेंट होगा। अभी आगे जब तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। ट्रांसफर आरएनए, इसका काम क्या है, किसी चीज़ का ट्रांसफर करता होगा, देखेंगे हम लोग कैसे ट्रांसफर कराता है अमाइनो एसिड्स का, किसमें, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, यानी कि प्रोटीन बनाने में ट्रांसफर आरएनए हमारा हेल्प कराता है। देन क्वेश्चन आए अगर विच वन इज द लीस्ट स्टेबल आरएनए, इनमें से सबसे कम स्टेबल आरएनए कौन सा है, तो उसका आंसर होगा हमारा एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए, ये क्या है, लीस्ट स्टेबल आरएनए। मैसेंजर आरएनए नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा, मैसेंजर की तरह काम कर रहा होगा। किसके बीच में मैसेंजर की तरह काम कर रहा होगा, देख लेते हैं हम लोग।
एक्ट एज ए मैसेंजर इन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। हमें अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या कराना है, प्रोटीन से कैरेक्टर एक्सप्रेस कराना है, बट डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, उसके लिए उसको एक मैसेंजर की जरूरत पड़ती है जो डीएनए और प्रोटीन को कनेक्ट कर रहा हो। वो मैसेंजर की तरह काम कौन करता है, mRNA काम करता है। यानी डीएनए से पहले mRNA बनता है, द प्रोसेस विच इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, देन mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो ये दो प्रोसेसेस हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। यहाँ मैंने किन किन चीज़ों की तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की। मोस्ट स्टेबल पूछा गया तो RNA, लीस्ट स्टेबल पूछा गया तो mRNA। अगर एग्जाम में पूछा है तो विच वन इज द स्मॉलेस्ट RNA, विच वन इज द स्मॉलेस्ट RNA, देन tRNA इज द स्मॉलेस्ट RNA। एग्जाम्पल क्या है, 4S RNA। 4S RNA ये कैसा एग्जाम्पल है स्मॉलेस्ट RNA का। फिर एक बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कई स्टूडेंट्स में कि सबको पता कितना है कि mRNA ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है। सेंट्रल डोग्मा हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा होता है डीएनए से mRNA यानी ट्रांसक्रिप्शन, देन mRNA से प्रोटीन, यानी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों प्रोसेसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा, विच वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है, या जो भी उन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ mRNA ही बनता है किससे, ट्रांसक्रिप्शन से, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या, जब भी हम सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं हम mRNA को ही लेते हैं। बट हमें याद रखना है कि ऑल दी 3 टाइप्स ऑफ RNA आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन। ये तीनों के तीनों टाइप के RNA कैसे बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। यानी डीएनए से जब mRNA बनता है तो साथ साथ वहाँ पे rRNA और tRNA भी बनता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि ऑल 3 टाइप्स ऑफ RNA आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन। ये तीनों के तीनों कैसे ही बनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनेंगे। सिर्फ हमें ये नहीं ध्यान देना है कि mRNA ही ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनेगा। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। दो जो छोटे छोटे हैं उन्हें पहले पढ़ लेते हैं, mRNA और rRNA। इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें हमें जाननी नहीं है, मेन हमारा फोकस होगा क्या, tRNA को समझने में। mRNA अभी मैंने बताया इट एक्ट्स एज ए मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन, यानी डीएनए और प्रोटीन को किसी तरह ही कनेक्ट कराता है। प्रोसेस का नाम मैंने क्या बताया था, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा यानी सबसे पहले क्या बनता है, डीएनए। डीएनए कन्वर्ट किस में होता है, mRNA में, दैट इज मैसेंजर आरएनए। देन mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। देन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू यहाँ क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA। फिर ट्रांसलेशन के थ्रू क्या बनता है, इस mRNA से कुछ प्रोटीन्स बन जाते हैं, यानी एक लंबी अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है। प्रोसेस का नाम क्या बताया मैंने, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और यही दोनों प्रोसेसेस मिला के क्या होते हैं, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के बारे में डिटेल स्टडी आप हमारे रेप्लिकेशन वाले वीडियो में भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। वहाँ पे मैंने सेंट्रल डोग्मा को और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। देन अब किसकी बात करेंगे हम लोग, mRNA तो पता चल गया, इट एक्ट एज ए मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। सेकंड वन इज rRNA। rRNA सबसे पहली बात नाम समझ में आ रहा है, राइबोसोमल RNA। पाया कहाँ जाता होगा, इट इज फाउंड इन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यानी राइबोसोम्स का कंपोनेंट होता है क्या, rRNA। अब राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि राइबोसोम्स आर न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी इनके अंदर दो ही चीज़ के बने होते हैं। पहला क्या, न्यूक्लिक एसिड, एंड दूसरा क्या, प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा, rRNA। यानी राइबोसोम्स न्यूक्लियो प्रोटीन है, ये किसके किसके बने हैं, ये 60% rRNA के बने हैं एंड 40% प्रोटीन, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हुए हैं राइबोसोम्स, rRNA और प्रोटीन्स के। फिर rRNA का सिंथेसिस कहाँ होता है, rRNA का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में। कहाँ मैंने बताया, न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस जिसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस को हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स फैक्ट्री। यानी कि न्यूक्लियोलस में क्या होता है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, इसीलिए न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स फैक्ट्री। और राइबोसोम्स बने किसके होते हैं, rRNA के। इसका मतलब rRNA भी कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है हमें।
वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं सेल बायोलॉजी में, बट यहाँ पे वापस एक बार देख लिया क्या, आरएनए भी कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम्स फैक्ट्री, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है और राइबोसोम्स का कंपोनेंट कौन होता है, आरएनए। अब प्रोकैरियोट्स में 4 टाइप्स के आरएनए पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पाए जाते हैं। याद कैसे रखना है हमें पता है आरएनए किसका कंपोनेंट है, राइबोसोम्स का। अब इतनी बात तो हमें पता हो चुकी है सेल बायोलॉजी पढ़ने के बाद कि राइबोसोम्स, यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70S टाइप के। 80S राइबोसोम्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट क्या होता है 60S, स्मॉलर सब यूनिट क्या होता है 40S। इसी तरह प्रोकैरियोट्स में जो 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है उसके भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या 50 एंड 30S। S यहाँ पे क्या है, याद ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये S क्या रिप्रेजेंट करता है, इसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट। S का एग्जाम में क्वेश्चन आया जा चुका है कि ये S क्या रिप्रेजेंट करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट। तो यूकैरियोट्स में 80S टाइप के, प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के। यूकैरियोट्स में जो 80S टाइप का उसमें 2 सब यूनिट है, लार्जर वन इज 60S एंड स्मॉलर वन इज 40S। इसी तरह प्रोकैरियोट्स में जो 70S है उसके 2 सब यूनिट्स है 50 एंड 30। अब ये सब यूनिट्स किसके बने होंगे, ये बने होंगे राइबोसोम्स के। कौन, ये सब यूनिट जो हैं राइबोसोम्स के किसके बने होंगे, आरएनए के बने होंगे। आरएनए ही होता है राइबोसोम का कंपोनेंट, यानी ये सब यूनिट्स किसके बने होंगे, अलग अलग टाइप के आरएनए के बने होंगे। तो देखते हैं अब यूकैरियोट्स में 4 टाइप के आरएनए पाए जाते हैं। 60S के अंदर पाया जाता है 5S, 5.8S, 28S आरएनए। 40S यानी स्मॉलर सब यूनिट में पाया जाता है हमारा 18S आरएनए। फिर प्रोकैरियोट्स है 3 टाइप ऑफ आरएनए। पहले मैंने सब यूनिट की बात की 50 एंड 30S। 50S के 2 कंपोनेंट हैं, क्या क्या 5S एंड 23S। 30S के 2 एक ही कंपोनेंट है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग 16S आरएनए। इतने डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में आरएनए से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी कौन सा पॉलीमरेज है, हम देखेंगे कि कौन सा एंजाइम इनकी सिंथेसिस कराता है, उस बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इतना तक तो आई गेस सबको याद ही होगा क्या कि प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से सब यूनिट होते हैं और यूकैरियोट्स में कौन कौन से सब यूनिट होते हैं। तो ये क्या देख लिया हमने, mRNA देख लिया, आरएनए देख लिया। अब हमारा मेन क्या है, टीआरएनए को समझना। आगे देखते हैं हम लोग ट्रांसफर आरएनए, दैट इज टीआरएनए। टीआरएनए पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आगे हम प्रोसेस देखेंगे क्या, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस जब देखेंगे तो वहाँ पे हमारा मेन रोल कौन प्ले करेगा, टीआरएनए ही रोल प्ले करेगा। एक्चुअली वहाँ पे हमारे तीनों टाइप्स के आरएनए हमारे एक साथ जुड़ते हैं, बट टीआरएनए ही वो है जो ट्रांसफर कराता है, किसका नाम समझ में आ रहा है, टीआरएनए, यानी किसी चीज़ का ट्रांसफर कराता है। यही मेन रोल प्ले करता है ट्रांसफर कराने में अमाइनो एसिड्स का। प्रोटीन क्या है, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो प्रोटीन क्या है, इट इज़ जस्ट अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कई सारे अमाइनो एसिड्स के लंबे चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को लेके आता है, फिर कई सारे अमाइनो एसिड्स पास आते हैं तो उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। उसी से क्या होता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होती है। वो चीज़ हम डिटेल में बाद में देखेंगे, यानी ट्रांसलेशन का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बट टीआरएनए का स्ट्रक्चर हम यहाँ देख लेते हैं ताकि आगे के लिए हमारे लिए ईजी हो जाए समझना। टीआरएनए जिसे हम सॉल्यूबल आरएनए ही बोलते हैं, एडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, और अभी मैंने बताया था स्मॉलेस्ट आरएनए भी इसी को बोलते हैं। एग्जांपल क्या था हमारा 4S। अब इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं या एडाप्टर आरएनए क्यों बोलते हैं। एडाप्टर आपने अपने घर में एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखा होगा क्या, जो कि एक स्विच बोर्ड में कनेक्ट होता है, दूसरी तरफ से उसमें क्या हो सकता है, हम अपना कुछ चार्जर या मोबाइल चार्जर, लैपटॉप या कुछ भी अलग अप्लायंस उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एडाप्टर यानी क्या करता है, वो 2 चीज़ को कनेक्ट करता है। एक तरफ तो वो स्विच बोर्ड में कनेक्ट होता है, दूसरी तरफ से उसमें कोई दूसरा हम चार्जर या कुछ और कनेक्ट कर सकते हैं। तो टीआरएनए भी कुछ इसी तरह करता है। एक तरफ से तो ये अमाइनो एसिड्स को लेके आता है, दूसरी तरफ से क्या करता है, हमारे एमआरएनए से जुड़ता है। क्या काम कर रहा है ये, दोनों तरफ से किसी ना किसी चीज़ से अटैच है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, एडाप्टर मॉलिक्यूल। एडाप्टर आप क्या है अपने घर में देखे होंगे, एडाप्टर मॉलिक्यूल। देन फंक्शन क्या होता है टीआरएनए का, जैसे मैंने बताया, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक तरफ से तो ये अमाइनो एसिड को लेके आता है, दूसरी तरफ से क्या करता है, हमारे एमआरएनए में प्रेजेंट जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, जो क्या करेंगे आगे चल के कोड्स की तरह काम करेंगे, उन्हें क्या करता है, रीड करता है। तो इन एमआरएनए पे जो कोड्स है उस पर एक अलग वीडियो है हमारा जेनेटिक कोडॉन, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा।
फंक्शन में पता चल गया एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अमाइनो एसिड। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानना जरूरी है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। टीआरएनए का दो स्ट्रक्चर होता है, एक वन इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ बिकॉज इट लुक्स लाइक क्लोवर लीफ, यानी कुछ इस तरह ये दिखता है। फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं? इट लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। इन्वर्टेड एल, कैपिटल एल, हमारा अल्फाबेट्स वाला एल, इसी का क्या? इन्वर्टेड एल। अब इन्वर्टेड एल कैसे बनेगा? इन्वर्टेड एल, ये एल है नॉर्मल एल। इन तीनों में से इन्वर्टेड एल कौन सा है? ये तो नॉर्मल एल हो गया। इन्वर्टेड एल हमारा ये वाला है, ये वाला इज इन्वर्टेड एल। ये क्या है? ये तो एल का मिरर इमेज है, यानी एल का मिरर इमेज है। बट इन्वर्टेड एल एक्चुअली में कैसा दिखेगा हमें? इसी का कुछ इन्वर्टेड, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट इमेज, तो ये इन्वर्टेड एल हमें कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अब साइंटिस्ट का भी नाम यहाँ पे आता है कि किस साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर खोजा था। तो क्लोवर लीफ मॉडल दिया था हॉली, और 3D मॉडल दिया था किम। यानी किन साइंटिस्ट ने इन मॉडल्स को डिटेल में समझाया था? 2D मॉडल को समझाया था, यानी क्लोवर लीफ मॉडल को समझाया था हॉली ने, 3D मॉडल को किम ने। ये तो चीज़ें थी, कुछ बेसिक चीज़ें। अब हमें क्या देखना है? एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर दिखना है। अब टीआरएनए जैसा हमें दिख रहा है, क्या ऐसा दिख रहा है? एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए टाइप दिख रहा है। एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए टाइप दिख रहा है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। बट याद रखना है कि टीआरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, इट इज सिंगल स्टैंडर्ड। इट इज सिंगल स्टैंडर्ड। कैसे पता चला? एक तरफ इसका 3' एंड है, एक तरफ इसका 5' एंड है, एक तरफ इसका 3' एंड है, एक तरफ इसका 5' एंड है। हाइड्रोजन बॉन्ड तब क्यों फॉर्म हुई? हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का फिजिकल बॉन्ड ही तो है। हाइड्रोजन बॉन्ड जरूरी थोड़ी है कि 2 अलग अलग न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में हो, यानी 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स के बीच में हो। अगर एक ही स्ट्रैंड, दोनों एक ही स्ट्रैंड अगर पास पास आ जाए किसी तरह, तो उनके बीच आपस में क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये क्या हुआ है? डीएनए का एक ही स्ट्रैंड पास पास आने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन हो, इस वजह से हमें एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए लग रहा है। बट ये है क्या? आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्लोजली आ गए तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब कुछ जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं भी हुआ है, कुछ जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं भी हुआ, तो वहाँ क्या बन गया? लूप्स बन गए। अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म हुआ। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने का ना रीज़न क्या हो सकता है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उसके सामने ना प्रेजेंट हो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उसके सामने ना प्रेजेंट हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा नाइट्रोजन स्पेसिस के बीच में। तो यहाँ पे इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ आ गए जो क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करा सकते। इन्हीं के बेसिस पे क्या रखा है? इन लूप्स का हमने नाम भी रखा है। पहले लूप का नाम है टी-साई-सी लूप। टी-साई-सी लूप। क्यों? यहाँ पे क्या नॉर्मल बेस है? टी एंड साई। अब हमें पता है थायमिडीन जो कि डीएनए में पाया जाता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? आरएनए। आरएनए स्टार्टिंग से हम लोग बोल रहे हैं कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। बट यहाँ क्या हुआ? एक अबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस आ गया। कौन सा? थायमिडीन, जो कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। सेकेंड साई, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स स्यूडो यूरिडीन। यूरिडीन ना होके स्यूडो यूरिडीन, यानी फॉल्स यूरिडीन। इस वजह से इस लूप का क्या नाम रख दिया है हमने? टी-साई-सी लूप। सी क्या है? बस कॉन्टिन्यूएशन में, यानी थर्ड बेस यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन सी होगा। सी कोई एबनॉर्मल बेस नहीं है, सी एक नॉर्मल बेस है जो कि आरएनए में पाया जाता है। बट एक कॉन्टिन्यूएशन में, इस वजह से इस लूप का नाम क्या रख दिया? टी-साई-सी लूप। ये नाम हमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लूप का नाम हमसे पूछा सकता है, बट ये नहीं पूछा सकता कि क्या एबनॉर्मल बेसिस हैं। बट तभी मैंने बता दिया क्या? थायमिडीन एंड स्यूडो यूरिडीन। सेकेंड लूप है हमारा रिकॉग्निशन लूप। थर्ड है हमारा DHU लूप। इसमें क्या नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है डाईहाइड्रोयूरिडीन। डाईहाइड्रोयूरिडीन, DHU लूप, डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप। इस वजह से क्या होता है? यहाँ नाइट्रोजनस बेस एबनॉर्मल हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब क्या हो गया? लूप का फॉर्मेशन हो गया। थर्ड है हमारा रिकॉग्निशन लूप। रिकॉग्निशन लूप नाम समझ आ रहा है क्या करता होगा? रिकॉग्नाइज करता होगा। किसको रिकॉग्नाइज करेगा? ये रिकॉग्नाइज करेगा mRNA।
mRNA पे प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेसिस को, यानी मैंने मान लिया क्या इसके नीचे क्या है mRNA प्रेजेंट है, 5:3 डायरेक्शन भी दिखा दिया हमने। mRNA पे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे अलग 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 अलग। ये एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस को पहचान सकता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके अटैच होगा, क्योंकि इस पे भी क्या होगा, इसका अपोजिट नाइट्रोजनस बेस होगा। यानी हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं mRNA पे वो क्या करेंगे, कोड की तरह काम करेंगे, यानी किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे। यहाँ पे जो कोड प्रेजेंट होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कोड यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो कोड प्रेजेंट होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कोड यहाँ प्रेजेंट होगा, और वही कोड जिसके लिए कर रहा होगा mRNA वो वाला अमाइनो एसिड आके यहाँ अटैच हो जाएगा। अब अमाइनो एसिड कहाँ अटैच होता है, जैसा मैंने बताया इसके दो एंड से 3 प्राइम एंड एंड 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड फिक्स्ड होता है, यानी कि इसके एंड पे ग्वानोसिन प्रेजेंट होता है। 3 प्राइम एंड भी फिक्स्ड होता है, इसके एंड पे प्रेजेंट होता है ACC, एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन। ये दो एंड्स का क्या है, एंड सीक्वेंस फिक्स है, 5 पे ग्वानोसिन और 3 पे क्या ACC। 3 प्राइम एंड को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एंड, एक्सेप्टर एंड। यहाँ पे क्या अटैच होता है हमारा आके अमाइनो एसिड, ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अमाइनो एसिड आके अटैच कहाँ होता है, 3 प्राइम एंड पे। याद रखना हमसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमाइनो एसिड कौन से एंड पे आके अटैच होता है, टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पे। अब हमें पता है अमाइनो एसिड में क्या होगा, एक NH2 ग्रुप होगा, COOH ग्रुप भी होगा, तो अमाइनो एसिड अपने COOH ग्रुप से अटैच होता है। एसिड ग्रुप से क्या होता है, अमाइनो एसिड अटैच होता है। With carboxylic group, amino acid attach itself to 3 prime end of tRNA। फिर 5 प्राइम एंड जैसे मैंने बताया फिक्स है। सबसे लास्ट में हम क्या देखने वाले हैं, रिकॉग्निशन लूप। पहले इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, T-Cy लूप। थोड़े पहले मैंने बताया ट्रांसलेशन प्रोसेस जब होगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो वहाँ पे तीनों के तीनों टाइप के RNA, यानी RNA, mRNA और राइबोसोम tRNA तीनों एक साथ काम करते हैं। मैंने बता दिया यहाँ पे mRNA भी दिखा दिया, tRNA भी दिखा दिया, rRNA भी इन्हीं से आके जुड़ा होगा। NCERT में आप ट्रांसलेशन वाला डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये क्या है, राइबोसोम का लार्जेस्ट सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। लार्जेस्ट सब यूनिट को थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम लोग, ये। अब स्मॉलर सब यूनिट पे आके कौन अटैच हुआ, हमारा mRNA। राइबोसोम किसका बना हुआ है, rRNA का, यानी 2 टाइप के RNA मिल गए। अब बचा क्या हमारा tRNA। tRNA आके हमारा अटैच होता है कहाँ पे, tRNA आके अटैच होता है हमारा लार्जेस्ट सब यूनिट पे। तो इस तरह हमारे क्या होते हैं, तीनों के तीनों RNA एक साथ मिलके ट्रांसलेशन प्रोसेस कराते हैं। तो T-Cy लूप का काम क्या है, T-Cy लूप का काम है हमारा लार्जेस्ट सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करना। लार्जेस्ट सब यूनिट पे ही तो आके हमारा ट्रांसफर आरएनए बाइंड करेगा। T-Cy लूप का काम क्या है, टू रिकॉग्नाइज लार्जेस्ट सब यूनिट, टू रिकॉग्नाइज लार्जर सब यूनिट। फिर DHU लूप का काम क्या है, DHU लूप का काम है, एक एंजाइम होता है हमारा अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, एक एंजाइम होता है हमारा अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। इस एंजाइम को पहचानना। अब ये एंजाइम क्या कराता है, ये एंजाइम कराता है हमारा ट्रांसलेशन का जो पहला प्रोसेस होगा, हम आगे ट्रांसलेशन का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ट्रांसलेशन का पहला स्टेप होता है अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कराना। तो ये नाम समझ आ रहा है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज क्या कराता होगा, अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कराता है। अमाइनो एसिड को एक्टिवेट कराता है कौन, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। तो DHU लूप का काम क्या है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज को रिकॉग्नाइज कराना। T-Cy लूप का काम क्या था, लार्जेस्ट सब यूनिट को रिकॉग्नाइज कराना। DHU लूप का काम क्या है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज को रिकॉग्नाइज कराना। अब हमें पता है कि कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ही आके अटैच होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही बाइंड करेगा, mRNA के किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही बाइंड करेगा tRNA। इसका मतलब अमाइनो एसिड भी कौन सा आएगा, कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आएगा। इसका मतलब हर अमाइनो एसिड का अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम भी स्पेसिफिक होगा। इसका मतलब DHU लूप हर tRNA का ये भी स्पेसिफिक होगा। क्या क्या चीज़ें मैंने बोली, सीक्वेंस में सब कुछ देखते हैं।
कोई स्पेसिफिक mRNA, कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ही आके tRNA से अटैच होगा। क्यों? क्योंकि tRNA कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही जाके अटैच होगा mRNA के लिए, जो कि उस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा होगा। अब अमाइनो एसिड स्पेसिफिक है तो उसका एंजाइम भी स्पेसिफिक होगा, एंजाइम स्पेसिफिक है तो एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने वाला लूप भी स्पेसिफिक होगा tRNA पे। ये चीज़ें मैंने बोली। अब हम मान लेते हैं क्या, mRNA पे कोई एक सीक्वेंस है हमारे सामने CUG, हमने सीक्वेंस मान लिया CUG। अब mRNA पे सीक्वेंस है हमारा CUG, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ होगा? mRNA पे प्रेजेंट सीक्वेंस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो इसको रिकॉग्नाइज करेगा tRNA रिकॉग्नाइज कराता है, तो tRNA पे सीक्वेंस क्या होगा? GAC, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। अब CUG को हम क्या बोलते हैं? कोडॉन बोलते हैं, यानी कि ये जो कोड्स हैं इनके लिए वर्ड हम आगे यूज़ करेंगे चैप्टर में। जेनेटिक कोडॉन वाला वीडियो आप लोग हमारे देख सकते हैं, वहाँ पे मैं बताऊंगा इसे कोडॉन क्यों बोलते हैं। तो इसे हमने नाम रखा, इस कोड का नाम कोडॉन। तो ये क्या है? tRNA प्रेजेंट सीक्वेंस, ये है उसका एंटी कोडॉन, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ही तो है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन। इसी वजह से रिकॉग्निशन लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी कोडॉन लूप, एंटी कोडॉन लूप। वापस से बताता हूँ, mRNA प्रेजेंट सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? कोडॉन। tRNA पे उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है, इस वजह से उसे क्या बोला हमने? एंटी कोडॉन। और इसी लूप को हम लोग क्या बोल दिए? एंटी कोडॉन लूप। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं क्या? नोडॉक, नोडॉक, यानी एंटी कोडॉन को हम लोग नोडॉक भी बोलते हैं। एंटी कोडॉन यानी कोडॉन का उल्टा। अब अगर हम कोडॉन को पीछे से रीड करना स्टार्ट करें, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करें तो NODOC, यही तो हमारा नोडॉक। तो एंटी कोडॉन बोले या नोडॉक बोले, ये स्पेसिफिक है। हमने अभी तक क्या देखा? कोडॉन क्या प्रेजेंट था हमारा? CUG, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन क्या है? GAC। अब एक टेबल दी गई है क्या, कोड्स की एक टेबल दी गई है, जेनेटिक कोड वाले, आप पेज पलटेंगे वहाँ मिल जाएगा आपको। उस टेबल में दिया है कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस किस अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। उस सीक्वेंस में अगर आप चेक करें तो CUG कोड करता है ल्यूसीन के लिए। CUG एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, उसका नाम क्या है? ल्यूसीन। तो इसका मतलब यहाँ के अमाइनो एसिड कौन सा अटैच होगा? ल्यूसीन। इसी तरह पूरा प्रोसेस हमारा ट्रांसलेशन का चलता रहेगा। mRNA पे अलग अलग सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे, अलग अलग tRNA आके अटैच होगा, उन सीक्वेंस के हिसाब से tRNA पे कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अटैच हुआ होगा। तो ये क्या हो गया? हमारे तीनों टाइप के RNA हमने पढ़ लिए। अब एग्जाम में कुछ और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है मैसेंजर की तरह रोल कौन प्ले करता है, तो हम बता देंगे क्या? मैसेंजर RNA। स्ट्रक्चरल रोल कौन प्ले करता है? स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है हमारा rRNA, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कौन करता है? हमारा tRNA। एक और क्वेश्चन आ सकता है क्या? कैटालिटिक RNA। हमें पता है RNA विच एक्ट एज एंजाइम आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स, यानी कैटालिस्ट क्या है? एंजाइम ही तो है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कैटालिटिक RNA कौन है, तो एग्जाम्पल हम देंगे क्या? 23S rRNA। 23S rRNA के बाद में हम आगे चैप्टर में और भी जगह देखेंगे। सो विद दिस आवर वीडियो एंड सी यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।